हेलो एवरीवन, मैं हूं सुजीत शुक्ला। स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल यूपीएससी इनसाइट्स बाय सुजीत में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ इन्हें शेयर कीजिएगा। आपका चैनल को सब्सक्राइब करना मोटिवेट करता है कि हम इसी तरीके से आपके लिए क्वालिटी कंटेंट लाते रहे। बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। आज हमें देखना है फ्रिक्शन। तो लिखिए आज की हेडिंग, क्या पढ़ना है हमें आज? फ्रिक्शन। पहले डेफिनेशन लिखते हैं, फिर उसके बाद टॉपिक को समझते हैं। तो लिखिए, the opposing force the opposing force which acts the opposing force which acts in the opposite direction of the movement of the body of the movement of the body is called फ्रिक्शन। अब आप समझिए फ्रिक्शन होता क्या है। अभी देखिए, जैसे आप आपका एक हाथ ऐसा सीधा रखिए, दूसरे हाथ को उस पर मूव करने की कोशिश कीजिए, थोड़ा सा ताकत लगाइए और मूव करने की कोशिश कीजिए। तो आपको एक हल्का सा, देखिए जहाँ पे आपके हाथ घस रहे हैं वहां पे एक हल्की सी फोर्स फील होंगी होंगी जो इस हाथ को आगे बढ़ने से रोक रही है। ये जो फोर्स है इसे हम क्या कहते हैं? फ्रिक्शन। ये दोनों में ऐड कर रही है। देखो, जब मैं आपका सिर्फ हाथ को मूव करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये आगे नहीं बढ़ रहा है लेकिन फिर भी मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। तो जब स्टैटिक पोजीशन में यानी बॉडी मूव नहीं कर रही तब भी यहाँ पे फ्रिक्शन लग रहा है, और जब बॉडी मूव कर रही है तब भी मुझे हाथ में क्या फील हो रहा है? फ्रिक्शन फील हो रहा है। तो फ्रिक्शन समझ में आ रहा है? आप किसी भी चीज को एक जगह से, आपने आपका घर का टेबल है उसको खसकाने की कोशिश कीजिए, जब आप नहीं खसका पा रहे तब भी वहां पे एक हल्का सा फोर्स लग रहा है आपका, जो आपको उस बॉडी को आगे घसीटने से रोक रहा है। और फिर जब आप उसे मूव करते जा रहे हैं तब भी वहां पे क्या हो रहा है? एक फोर्स उसको रोकने की कोशिश कर रहा है। तो आप देखते होंगे जब भी आप किसी भी चीज को मूव करते हैं तो वहां पे बहुत ज्यादा साउंड क्रिएट होता है। क्यों? क्योंकि वो जो नीचे वाला पार्ट रहता है वो नीचे जमीन के साथ घसते जाता है। जो घसने वाली चीज है उसको हम क्या कहते हैं? फ्रिक्शन कहते हैं। जो फ्रिक्शन की फोर्स होती है वो हमेशा कौन से डायरेक्शन में होती है? अपोजिट टू द मूवमेंट ऑफ द बॉडी। अब जैसे मेरे पास ये एक बॉडी है, ये इस सरफेस के ऊपर रखी हुई है। ठीक है, तो मैंने सरफेस के ऊपर इस बॉडी को इस तरीके से रख दिया। अब क्योंकि वाली बॉडी सरफेस के ऊपर रखी हुई है, सरफेस के साथ कांटेक्ट में है, तो जब मैं इसको आगे की ओर धक्का मारूंगा तो ये अपनी जगह पे रुकने की कोशिश करेंगी। किस वजह से? फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से। जो फ्रिक्शनल फोर्स रहेंगी वो क्या करेंगी? इस फोर्स को काउंटर करने की कोशिश करेंगे। तो फ्रिक्शनल फोर्स, जो आप फोर्स लगा रहे हो उसके हमेशा कैसे एक्ट होती है? अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट होती है। जो भी मूवमेंट ऑफ बॉडी, आप इसे इधर धक्का मार रहे हैं तो सीधी सी बात है इसमें मूवमेंट किस ओर होगा? राइट हैंड साइड की ओर होगा। तो उसको बैलेंस करने के लिए आपका फ्रिक्शन किस ओर लगेगा? लेफ्ट हैंड साइड की ओर लगेगा। तो आपका हमेशा जो फ्रिक्शनल फोर्स रहेगा वो कैसा एक्ट करेगा? अपोजिट डायरेक्शन टू द मूवमेंट ऑफ द बॉडी। याद रहेगा। अब फ्रिक्शन भी दो टाइप के होते हैं, स्टैटिक और डायनामिक। तो चलिए दोनों लिख लेते हैं। सबसे पहला लिखिए स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन, इट इज द फ्रिक्शन, इट is the friction experienced by a body. It is the friction experienced experienced by a body when when it is at rest, or or in other words
It is the friction when the body tends to move. अब देखिए पहला फ्रिक्शन कौन सा होता है? स्टैटिक फ्रिक्शन. ये कौन सा फ्रिक्शन है? जो एक बॉडी एक्सपीरियंस करेंगी जब वो काय में हो? रेस्ट में हो. या तो हम दूसरे शब्दों में इसे क्या कह सकते हैं? फ्रिक्शन वो जब आपकी बॉडी टेंड कर रही हो मूव करने का, यानी वो जस्ट मूव करने की पोजीशन पे हो, यानी अगर थोड़ा सा भी और फोर्स लगेगा तो बॉडी मूव कर जाएंगी, यानी वो लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में हो. ठीक है, तो जब भी बॉडी टेंस टू मूव कहता है तो यानी वो काय में होती है? लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में होती है. याद रखेंगे इतनी चीज सब लोग. तो यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन क्या हो गया? जैसे ये मोबाइल है, ये मेरे हाथ के ऊपर रखा हुआ है, मैं इस पे फोर्स अप्लाई कर रहा हूं यहां से, लेकिन अभी ये बॉडी मूव कर रही है क्या? नहीं कर रही है. यानी मैं धीरे 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 फोर्स बढ़ाते जा रहा हूं, लेकिन ये जो मेरा हाथ है वहां पे मुझे एक हल्का सा खिंचाव महसूस हो रहा है. वो क्या रहेगा? फ्रिक्शन रहेगा. जब मैं हद से ज्यादा फोर्स लगाने लग जाऊंगा कि वो फ्रिक्शन उसे रोक ना पाए, तब वो काय में कन्वर्ट हो जाएगा? डायनामिक फ्रिक्शन में होगा. तो अभी ये जो पोजीशन है, ये कौन सा फ्रिक्शन हो गया? स्टैटिक फ्रिक्शन, जहां पे बॉडी रेस्ट पे है, या तो इन अदर वर्ड्स बॉडी टेन कर रही है टू मूव. याद रहेगा पक्के में? किसी को कोई दिक्कत नहीं. नेक्स्ट फ्रिक्शन लिखिए, डायनामिक फ्रिक्शन. डायनामिक friction. It is the friction. It is the friction experienced by a body when it is in motion. When it is in motion. It is also called, it is also called kinetic friction. The dynamic friction is of two types. पहला sliding friction. It is the friction experienced by a body when it slides over another body. Second, rolling friction. It is the friction experienced by a body when it rolls over another बॉडी. अब डायनामिक फ्रिक्शन कब होगा? जब एक बॉडी काय में है? आपकी मोशन में है. मतलब ये मोबाइल है, हाथ के ऊपर रखा हुआ है, पहले मैं इस पे फोर्स लगा रहा हूं, फोर्स लगाने पे इस पे मोशन नहीं हो रहा है, यानी कौन सा फ्रिक्शन है? अभी स्टैटिक फ्रिक्शन. फिर मैंने फोर्स को बढ़ाया, अब ये मूव होना शुरू हो रहा है, तो कौन सा फ्रिक्शन हो गया? डायनामिक फ्रिक्शन हो गया. अब डायनामिक फ्रिक्शन में ये किसका एग्जांपल हो गया? स्लाइडिंग फ्रिक्शन का. क्यों? क्योंकि आप एक बॉडी को दूसरी बॉडी के ऊपर क्या कर रहे हैं? स्लाइड कर रहे हैं. तो रोलिंग फ्रिक्शन कौन सा हो गया? ये पेन है, ये मेरे हाथ के ऊपर है, मैंने इसे धक्का मारा, मैं धक्का मारते जा रहा हूं, तो ये क्या हो रहा है? हाथ के ऊपर रोल हो रहा है.
तो एक बॉडी जब दूसरी बॉडी के ऊपर रोल करते हुए आगे बढ़ते हैं तब जो फ्रिक्शन लगता है वो कौन सा होता है? रोलिंग फ्रिक्शन होता है। उम्मीद है समझा होगा सबको। आपने चक्के लगा के रखे हो आपके टेबल के ऊपर, तो जब मैं उसे धक्का मारूंगा तो वहां पे कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? रोलिंग फ्रिक्शन लगेगा। आपके घर का टेबल है, उसके नीचे चक्के नहीं है, तो आप जब उसको धक्का मारोगे तो कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? स्लाइडिंग फ्रिक्शन लगेगा। समझ में आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत नहीं? अब यहां पे एक वर्ड और आता है जो है लिमिटिंग फ्रिक्शन, तो वो भी लिख लीजिए। लिमिटिंग फ्रिक्शन, the maximum value of friction, the maximum value of friction which comes into play, which comes into play when a body just begin to, when a body just begins to slide over the other बॉडी। अब देखिए यहां पे क्या कह रहा है आपको कह रहा है लिमिटिंग फ्रिक्शन ये मैक्सिमम वैल्यू होती है फ्रिक्शन की जब एक बॉडी जस्ट स्लाइड करना शुरू करती है दूसरी बॉडी के ऊपर। जैसे हमने कहा था ना, ये आपका मोबाइल है, इस पे हम धक्का मार रहे हैं, ये मूव नहीं कर रहा है, तो ये जस्ट बिगेन टू मूव जब शुरू होगा, यानी ये इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। कौन सा इक्विलिब्रियम? लिमिटिंग इक्विलिब्रियम के ऊपर आ जाएगा। तो जब भी लिमिटिंग इक्विलिब्रियम के ऊपर बॉडी आ गई तब जो फ्रिक्शन लगता है उसे हम कौन सा फ्रिक्शन कहते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। किसी को कोई दिक्कत नहीं? नेक्स्ट जो डेफिनेशन आपको याद रखना है वो है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, it is the ratio of limiting friction to the normal reaction between the two bodies and is generally denoted by mu। तो याद रखिएगा आप म्यू को रिप्रेजेंट कर सकते हैं एफ अपॉन आर से, जहां पे एफ क्या हो गया? लिमिटिंग फ्रिक्शन यानी मैक्सिमम फ्रिक्शन की वैल्यू। क्योंकि आप देख रहे हैं ना, मैं जैसे 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 फोर्स बढ़ाते जा रहा हूं तो वो जो रोकने वाली फोर्स है उसको अपने जगह पे जो रोक के रखे उसे भी बढ़ना पड़ेगा। तो जो मैक्सिमम वैल्यू होती है जहां पे आपकी बॉडी जस्ट बिगेन टू मूव करे, यानी आपका लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में जाए, तब जो फ्रिक्शन लग रहा है उसे हम कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो म्यू की वैल्यू क्या रहती? वो लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू डिवाइड बाय आर, जहां पे आर क्या है आपके लिए? नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन याद है ना क्या होता है? एक ऐसी रिएक्शन जो एक्ट होती है नॉर्मल टू द सरफेस होती है। तो जब आप दोनों को डिवाइड करते तो आपको काय की वैल्यू मिलती है? म्यू की वैल्यू। तो म्यू होता है एफ अपॉन आर, या तो आप इसी तरीके से लिख सकते हैं एफ की वैल्यू रहती है म्यू आर। और यहां पे एक और चीज याद रखिएगा, tan फाई ये भी इक्वल रहता है एफ अपॉन आर से, जहां पे क्या क्या चीजें क्या क्या ये भी लिखा है तो मैं आपको, वेयर फाई ये रिप्रेजेंट करता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। क्या रिप्रेजेंट करता है फाई? एंगल ऑफ
फ्रिक्शन। एफ क्या रिप्रेजेंट करती है? लिमिटिंग फ्रिक्शन। और आर क्या रिप्रेजेंट करता है? नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन टू बॉडीज। अब आप देखिए यहां पे एक नया कंसेप्ट आ गया जो है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अब ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता क्या है? सपोज कीजिए फिर से, ये है मेरी एक बॉडी। इस बॉडी को मैंने रखा हूं मेरे हाथ के ऊपर। अभी ये बॉडी को मैंने रखा हूं हॉरिजॉन्टल रखा हूं। मैं धीरे धीरे हाथ को क्या कर रहा हूं? इंक्लाइन कर रहा हूं, यानी बॉडी को इंक्लाइन करते जा रहा हूं। तो यहां पे जैसे जैसे इंक्लाइन होते जाएंगी तो ग्रेविटी तो इसे नीचे खींचने की कोशिश करेगा, क्योंकि वेट तो नीचे की ओर एक्ट कर ही रहा है। तो धीरे धीरे यहाँ पे क्या एक्ट हो रहा है? फोर्स एक्ट करते जा रहा है जो बैलेंस नहीं हो। अभी तो बैलेंस है, फिर ये धीरे 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 जैसे मैं इसे मूव करते जाऊंगा, एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे ये फोर्स बैलेंस नहीं हो पाएंगे और ये फोन नीचे की ओर स्लाइड हो जाएगा। तो वो जो पॉइंट था जहां पे हम इसे मैक्सिमम वैल्यू के लिए होल्ड करके रख सकते हैं, जहां पे बॉडी टेंड टू मूव हो जाए, वो जो एंगल बनता है उसे हम क्या कहते हैं? एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। तो चलिए एंगल ऑफ फ्रिक्शन भी लिख लेते हैं। एंगल ऑफ फ्रिक्शन। The angle of inclined plane at which the body at which the body just began to slide down, just began to slide down the plane is called angle of friction. Slide down the plane is called एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो उम्मीद है एंगल ऑफ फ्रिक्शन समझाने की अब किसी को जरूरत नहीं है। जितनी चीजें मैं बताते जा रहा हूं ना, आप घर में खुद से भी ट्राई कर सकते करके मैं आपको यहाँ पे करके दिखा रहा हूं। ऐसी चीजें ट्राई करो, लेकिन ये आपका हाथ से जब ट्राई कर रहे हो तो ये मेक श्योर करना कि आपका जो मोबाइल है उसके पीछे कवर लगा हुआ हो, ताकि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बढ़े। अगर बिना कवर का मोबाइल होगा तो हाथ से बहुत जल्दी स्लिप होगा, है ना। तो किसी भी चीज में वो एंगल जहां तक आपकी बॉडी गिरती नहीं है, तो जहां पे भी ये जस्ट बिगेन टू स्लाइड, यानी जहां पे भी लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में पहुंच जाए। अब इससे आगे अगर मैं बढ़ाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा? फॉल कर जाएंगे। तो जहां पे भी स्लाइड होना शुरू हो जाता है ना, लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में आ गई बॉडी, वो जो एंगल है आपका हॉरिजॉन्टल के साथ, उसे हम क्या कहते हैं? एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। याद रहेगा पक्के में? किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? अब यहाँ पे कुछ लॉज होते हैं, वो लॉज लिख लीजिए, फिर डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं। तो लिखिए लॉ ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। लॉ ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। पहला, द force of friction, the force of friction always acts in direction opposite to that in which the body tends to move। क्या कह रहा है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमेशा उस
पॉइंट से अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा जहां पे आपकी बॉडी मूव कर रही है। तो यानी अगर हम बॉडी को मूव कर रहे हैं राइट साइड तो फ्रिक्शन एक्ट करेगा लेफ्ट साइड। तो जहां पे भी मूवमेंट हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगती है आपकी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। याद रहेगा पक्के में सबको। सेकेंड पॉइंट लिखिए, द मैग्नीट्यूड ऑफ force of friction is exactly equal to the force which tends to move the body। क्या कह रहा है यहां पे, जो मैग्नीट्यूड होगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का वो इक्वल होगा किससे, उस फोर्स से जिससे बॉडी मोशन में आ रही है ना, क्योंकि हम स्टैटिक फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं अभी। ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन कब लगता है, जब बॉडी रेस्ट में हो या तो जस्ट टेंड टू मूव, यानी बस अब वो मूव करना शुरू ही करने वाली है, यानी लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में। तो इक्विलिब्रियम में क्या पढ़े थे हमने, जितनी फोर्स, जो नेट फोर्स होती है वो क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। बस इतना याद रख लो, नेट फोर्स जीरो होनी चाहिए। तो अगर कोई फोर्स इस डायरेक्शन में जा रही है तो वो बैलेंस हो जाएंगी इस डायरेक्शन के फोर्स से। जो कोई फोर्स अगर इस डायरेक्शन में जा रही है तो बैलेंस हो जाएंगी इस डायरेक्शन की फोर्स से। कोई फोर्स अगर राइट में जा रही है तो लेफ्ट से बैलेंस हो जाएंगी, ऊपर जा रही वो नीचे से बैलेंस हो जाएंगी, होगी। यानी नेट फोर्स कितनी आएंगी यहां पे, जीरो आएगी। फ्रिक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, इसे हल्के में लेना है क्या हमें, नहीं। नेक्स्ट लिखिए, द मैग्नीट्यूड ऑफ द लिमिटिंग फ्रिक्शन bears a constant ratio to the normal reaction between the two surfaces। यानी F/R की वैल्यू इक्वल आती है एक कांस्टेंट से, और उस कांस्टेंट को हम कैसे डिनोट करते हैं, म्यू से, है ना, जिसको हम लेते हैं कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो अगर दो सेम सरफेस आपको दिया हुआ है तो जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है F की वैल्यू और जो नॉर्मल रिएक्शन है R की वैल्यू, दोनों का रेशियो हमेशा कैसा आएगा, कांस्टेंट, और वो कांस्टेंट को हम कैसे डिनोट करेंगे, म्यू से करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन is independent of area of contact between the two surfaces, यानी दो सरफेस के बीच में कितना एरिया कांटेक्ट में है, उससे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन में कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं। तो याद रखिएगा, हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को इंडिपेंडेंट मानते हैं एरिया ऑफ कांटेक्ट से, यानी कितना एरिया कांटेक्ट पे है इस पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड नहीं करेगा। नेक्स्ट पॉइंट, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन depends upon the roughness of the surface। बट एक चीज आपको याद रखना है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड करता है रफनेस ऑफ सरफेस पे। सीधी सी बात है यार, कोई चीज अगर बहुत ज्यादा ही पॉलिश सरफेस है, ठीक है, तो वो इजीली स्लाइड हो जाएगा। अगर खुरदुरा सरफेस है तो आपको ज्यादा दम लगाना पड़ेगा। जैसे आपके घर में अगर टाइल्स लगी हुई है
आप टाइल्स में अगर एक टेबल को धक्का मारते हैं तो वो इजीली खसक जाता है ना। वही अगर वहां पे सिर्फ और सिर्फ फ्लोरिंग किया हुआ हो, टाइल्स नहीं लगी हुई हो, तब आपको थोड़ी ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी सेम वेट के टेबल को आगे खसकाने के लिए। क्यों? क्योंकि नीचे का जो सरफेस है वो ज्यादा रफ है। और अगर वही आप रोड पे धक्का मारने की कोशिश करोगे सेम टेबल को, तो आपको और ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि रोड उससे भी ज्यादा खुरदुरा है। तो जितना ज्यादा रफनेस होंगी सरफेस में, उतनी ज्यादा आपको फोर्स लगानी पड़ेगी, उतनी ज्यादा आपको फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मिलेगी, करके आपको मूवमेंट करने के लिए और ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। उम्मीद है समझाऊंगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? चलिए अब लिखिए नेक्स्ट, लॉस ऑफ काइनेटिक, लॉस ऑफ काइनेटिक और डायनामिक फ्रिक्शन, और डायनामिक फ्रिक्शन। लिखिए पहला, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन always acts, the force of friction always acts in a direction opposite to that in which the body is moving. Second, the magnitude of kinetic friction bears a constant ratio to the normal reaction, to a normal reaction between the two surfaces, between the two surfaces, but this ratio is slightly less than in case of limiting friction. Third, for moderate speeds, the force of friction remains constant, but it decreases slightly, but is decreases slightly with the increase of speed. तो देखिए तीनों पॉइंट आपके लगभग सेम ही है। पहला पॉइंट क्या कहता है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा टू दैट ऑफ मूवमेंट ऑफ द बॉडी, ये तो हमें पता ही है। सेकेंड, मैग्नीट्यूड ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बियर्स अ कांस्टेंट रेशियो टू द नॉर्मल रिएक्शन, तो ये भी हमें पता है कि जो आपका काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू, आपका जो फोर्स की वैल्यू है वो, और इसका जब आप डिवाइड करेंगे नॉर्मल रिएक्शन के साथ, तो आपको क्या मिलेगा? यहाँ पे कांस्टेंट रेशियो मिलेगा, जैसे हम लोगों ने वहां पे लिया था। बट ये जो आपका रेशियो रहता है ये लेस रहता है लिमिटिंग फ्रिक्शन के मुकाबले। लेकिन ये भी आपका f/n की वैल्यू यहाँ पे भी क्या आती है?
कांस्टेंट आती है। और कह रहा है जब तक आप मॉडरेट स्पीड में चल रहे हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आपकी कैसी रहेंगी, कांस्टेंट रहेंगी। लेकिन जब आप स्पीड बढ़ा देंगे तो फ्रिक्शन थोड़ा सा कम होता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम होता है। याद रखेंगे, तो जब आप स्पीड को बढ़ा देंगे तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आपको थोड़ी सी कम मिलेंगी। तो ये होता है आपका लॉ ऑफ काइनेटिक और डायनामिक फ्रिक्शन, याद रहेगा पक्के में। चलिए अब हम देखते हैं इसके ऊपर क्वेश्चन। a body a body of weight 300 Newton is lying on a rough horizontal plane having a coefficient of friction as 0.3. Find the magnitude of the force. Find the magnitude of the force which can move the body while acting at an angle of 25 degree with the horizontal। अब देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे, एक बॉडी है जिसका वेट है 300 न्यूटन, ये आपका एक रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर रखी हुई है। तो चलो मैंने बना लिया रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन, इसके ऊपर बन गई है मेरी एक बॉडी जो मैंने बना के रखा हूं, ये रखी हुई है रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन में। कह रहा है इसका वेट है 300 न्यूटन, और मुझे पता है जो भी वेट हो वो हमेशा कैसा एक्ट करता है, वर्टिकली डाउनवर्ड करता है। तो इसके सेंटर से एक्ट करेगा वर्टिकली डाउनवर्ड। तो W की वैल्यू आ गई 300 न्यूटन जो एक्ट कर रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड। यहां पे आपको दिया हुआ है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यानी म्यू की वैल्यू दिया हुआ है। आपको बोल रहा है आपको मैग्नीट्यूड निकालना है फोर्स का जो मूव कर सकती है इस बॉडी को। अब देखो विच कैन मूव द बॉडी, यानी आपको निकालना है वो जस्ट टेंड टू मूव करे, यानी हमें स्टैटिक फ्रिक्शन वाली बॉडी निकालना है। यानी बॉडी काय में दी हुई है हमें, इक्विलिब्रियम में, यानी बॉडी काय में, लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में। तो हमें निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, यानी मैं फोर्स को F से डिनोट कर देता हूं, जो इस बॉडी को जस्ट मूव कर सके जब वो एक्ट कर रही है एट एन एंगल ऑफ 25 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। तो अगर मैं ये हॉरिजॉन्टल लाइन बना लूं तो यहां से जो बॉडी पे फोर्स लग रहा है ये कितनी डिग्री पे लग रहा है, ये फोर्स F लग रहा है 25 डिग्री पे। तो मुझे कह रहा है कि इस F का क्या निकालिए आप, मैग्नीट्यूड निकालिए। तो यहां पे हमें क्या क्या दिया हुआ है, सॉल्यूशन में दिया हुआ है वेट ऑफ बॉडी, जिसे मैं W से डिनोट कर देता हूं, ये है 300 न्यूटन, ये कैपिटल W है, ठीक है ना, दिखने में छोटा लग रहा है लेकिन ये कैपिटल है यहां पे। फिर हमें क्या दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड निकालना है फोर्स का, तो वो जो फोर्स है उसे मैं डिनोट कर देता हूं F से, वही मुझे निकालना है। फिर क्या दिया हुआ है मुझे, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है, तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मैं इसे दिखा देता हूं म्यू से, और ये हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 0.3 दिया हुआ है। और कुछ दिया हुआ है क्या, मुझे यहाँ पे एंगल दिख रहा है 25 डिग्री का विद द हॉरिजॉन्टल। तो आप लिखेंगे फोर्स F एक्ट्स एट एंगल थीटा जो है 25 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल। फिर उसके बाद आप देखिए ये बॉडी रेस्ट कर रही है इस सरफेस के ऊपर,
कोई भी बॉडी अगर कभी किसी सरफेस के ऊपर रेस्ट करती है तो वो सरफेस इस बॉडी पे क्या लगाता है, नॉर्मल रिएक्शन, और वो रिएक्शन कैसा होता है, नॉर्मल टू द सरफेस। तो इधर ऊपर के डायरेक्शन में क्या एक्ट करेगा, नॉर्मल रिएक्शन एक्ट करेगा करेगा। अब आप यहां पे देखिए फोर्स ऊपर की ओर एक्ट कर रही है, नीचे की ओर एक्ट कर रही है, और ये एक फोर्स है जो आपको राइट साइड की ओर एक्ट कर रही है। तो इसको बैलेंस करने के लिए सीधे से आपको समझ में आ रहा है, अगर मैं ये इसको आगे की ओर ढकेल रहा हूं तो ये फोर्स सामने लेके जा रही है इसको, तो इसको अपोज करने के लिए फ्रिक्शन को उल्टे डायरेक्शन में एक्ट करना पड़ेगा। तो जो मेरा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रहेगा वो आएगा इन डायरेक्शन अपोजिट आएगा। तो वैसे मैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को एफ से दिखाता तो ज्यादा अच्छा रहता था। तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पे ये जो फोर्स है इसको पी से दिखा देता हूं, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को हम लोग एफ से दिखा देते हैं। तो यहाँ पे फोर्स पी एक्ट कर रही है एट एन एंगल ऑफ 25 डिग्री। तो इसके वजह से आपका क्या क्या एक्ट करेगा, एफ इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। यहां पे बॉडी जस्ट टेंड टू मूव करने वाली है, यानी मैं यहां पे एफ को और क्या लिख सकता हूं, मैं एफ को लिख सकता हूं यहां पे लिमिटिंग फ्रिक्शन लिख सकता हूं। और आर क्या है यहां पे, नॉर्मल रिएक्शन, तो आर इज नॉर्मल रिएक्शन आएगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, किस तरीके से लिखे समझा सबको। अब मुझे पता है ये जो फोर्स P है ये एक्ट कर रहा है 25 डिग्री पे, तो मैं इसे दो कंपोनेंट्स में तोड़ सकता हूं। कौन कौन से कंपोनेंट्स में, एक होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक होगा वर्टिकल कंपोनेंट होगा। तो मैं अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लूं तो ये मेरी बॉडी है, इसमें W जो है 300 न्यूटन का, ये एक्ट कर रहा है नीचे की ओर। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन F एक्ट कर रही है लेफ्ट साइड की ओर। रिजल्टेंट नॉर्मल रिएक्शन एक्ट कर रहा है ऊपर की ओर। फिर ये जो मेरा P है, ये P को मैं दो भाग में तोड़ सकता हूं, एक थीटा का पड़ोसी जो होता है कॉस, तो आ जाएगा P कॉस 25, और ये दूर का रिश्तेदार होता है साइन, तो आ जाएगा P साइन 25। तो देखिए ऊपर की ओर एक और फोर्स आ गया जो है P साइन 25, और राइट साइड की ओर आ गया P कॉस 25 आया। इस तरीके से हमारी बन गई है बॉडी। अब ये बॉडी कह रहा है ये बॉडी जस्ट 10 करेंगी मूव करने का, मतलब ये अभी काय में है, लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में है, और लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में नेट फोर्स कितनी होती है, 0 होती है। तो एज द बॉडी इज इन, आप चाहो तो इक्विलिब्रियम लिखो, आप चाहो तो लिमिटिंग इक्विलिब्रियम लिखो। Therefore, the net force should be 0. Therefore, the net force should be 0, यानी जितनी फोर्सेस इसमें एक्ट कर रही है सबके सब मिला के क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी। मतलब जितनी फोर्स लेफ्ट को आ रही है वो इक्वल रहेगा जितनी फोर्स राइट में जा रही है उससे रहेगा। आप चाहो तो इसकी वैल्यू भी निकाल सकते हैं। कॉस 25 डिग्री कितना होता है, कॉस 25 होता है 0.9063077। तो मैं इसको लिख देता हूं 0.9063 पी। तो एफ की वैल्यू क्या है, 0.9063 पी आ रहा है। जितनी फोर्स ऊपर की ओर जा रही है, दो जा रही है, आर प्लस पी साइन 25, ये इक्वल रहेगा जितनी फोर्स नीचे की ओर आ रही है, यानी 300 से रहेगा। तो बताइए यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे हमारे पास वैल्यू है साइन 25 जो है 0.42261। तो मैं इसे लिख सकता हूं, दिस इंप्लाइज आर की वैल्यू रहेंगी, या तो आर प्लस पी लिखना है तो प्लस पी लिख लो, तो आर प्लस 0.4226 पी, ये वाली वैल्यू इक्वल रहेंगी 300 से रहेगी। आप चाहो तो इन्हें इक्वेशन भी देते जा सकते हो।
अब देखो यार, यहाँ पे मैंने जितनी ऊपर जा रही थी फोर्स, जितनी नीचे जा रही थी, सब लगा लिया, लेकिन मुझे आंसर मिल रहा है क्या? नहीं। आंसर क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि अभी तक एक और चीज मुझे दी हुई है जो मैंने लगाया नहीं। जो क्या है? कोइफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो वी नो दैट, क्या पता है हमें? कोइफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या रहता है? एफ बाय नॉर्मल रिएक्शन, यानी एफ की वैल्यू कैसे इक्वल रहती है? म्यू आर से रहती है। यानी हमें यहां से एफ की वैल्यू क्या मिल जाएंगी? म्यू। तो म्यू कितना है हमारे पास? 0.3 इंटू आर आएगा ऐसा। किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? अब देखिए यहां पे हमारे पास क्या हो रहा है। ये भी एफ की वैल्यू है, ये भी एफ की वैल्यू है। चलो मैं इक्वेशन दे देता हूं इसे, 1 2 और 3। तो फ्रॉम 1 एंड 3 बताइए मुझे क्या मिलेगा? फ्रॉम 1 एंड 3 मुझे मिल जाएगा एफ, जिसकी वैल्यू है 0.9063 पी। ये इक्वल आ जाएगा कैसे? 0.3 आर से आएगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? तो यहां से मैं दोनों में से कोई एक वैल्यू निकाल लेता हूं। आसान कौन सा रहेगा? आर निकालना आसान रहेगा। तो आर की वैल्यू आ जाएंगी 0.9063 पी डिवाइड बाय 0.3। समझा ना? यहाँ पे 0.3 मल्टीप्लीकेशन में, इधर गया तो डिवीजन में। तो अगर मैं 0.9063 इस वैल्यू को डिवाइड करता हूं 0.3 से, तो मुझे आंसर मिलेगा, आर मिल गया 3.021 टाइम्स मिल गया। तो ये आ गई मेरे पास आर की वैल्यू। आर की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो यहाँ पे, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 4 बताइए क्या मिलेगा? आर, आर कितना है? 0.3021 पी प्लस 0.4226 पी, वाली वैल्यू इक्वल आएंगी 300 से। एक मिनट रुको, 0 पॉइंट नहीं है, 3 पॉइंट है ना? 3.021। तो 3.021 प्लस 0.4226, तो ये वैल्यू कितनी आ रही है हमारी? 3.4436 पी, वाली वैल्यू इक्वल आ रही है 300 से। हमें पी की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे वैल्यू मल्टीप्लीकेशन में, उधर जाएंगी तो डिवीजन में। तो 300 के डिवीजन में आ गया 3.4436। 300 डिवाइड बाय 3.4436, तो हमें आंसर मिल रहा है पी का 87.1181 फोर्स काय में आएंगी? न्यूटन में, क्योंकि हमें वेट काय में दिया हुआ था? न्यूटन। और आपको निकालना था मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। उस फोर्स को हमने काय से डिनोट कर दिया था? फिर पी से। और उस पी की वैल्यू निकालना था जो आई 87.1181 न्यूटन। इजी है? समझा सबको? तो यहां पे सिर्फ और सिर्फ क्या इंपॉर्टेंट है? कैलकुलेशन निकालना आपको आना चाहिए। बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो उसे सॉल्व करना आना चाहिए। चलिए हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। जिनको भी इसमें दिक्कत आई होंगी वो नेक्स्ट क्वेश्चन समझने की कोशिश कीजिए। जो है अ बॉडी resting on a rough horizontal plane required a pull of 180 Newton, inclined at 30° to the plane just to move it. It was found that it was found that a push of 220 Newton inclined
at 30 degree to the plane, just moved the body. Determine the weight. Determine the weight of the body. Determine the weight of the body and the coefficient of फ्रिक्शन। अब देखिए यहाँ पे दो चीजें कह रहा है। पहला, एक बॉडी रेस्ट कर रहा है एक हॉरिजॉन्टल रफ सरफेस पे, कर रहा है सेम बॉडी। अब कह रहा है पहले केस में एक पुल फोर्स, पुल मतलब खींच रहे हैं, 180 न्यूटन का जो इंक्लाइन कर रहा है 30 डिग्री। तो ये आपका अगर मैं एंगल पकड़ लूं सादा, तो यहां से आप एक 30 डिग्री के एंगल पे 30 डिग्री के एंगल पे एक पुल फोर्स यानी खुद की ओर खींचने वाला फोर्स लगा रहे हैं। कह रहा इससे बॉडी जस्ट बिगेन टू मूव शुरू होंगे, यानी बॉडी जस्ट मूवमेंट करना शुरू कर देगी। कह रहा है सेम चीज, यानी मैं बॉडी को फिर से मूवमेंट में ला सकता हूं अगर मैं ये 180 न्यूटन का पुल लगाने के बजाय 220 न्यूटन का पुश लगाऊं। पुश मतलब धक्का मारना। तो यहां पे मैं 30 डिग्री पे बॉडी को धक्का मार रहा हूं, कितनी से 220 न्यूटन की फोर्स से। तो दोनों में फर्क समझ में आ रहा। एक इसमें आप बॉडी को खींच रहे हैं, जब खींचोगे तो बॉडी इस ओर मूव करने को देखेंगे, जब आप इसे धक्का मारोगे तो बॉडी इस ओर मूव करने को देखेंगे। तो पहले केस में अगर बॉडी इस ओर जाने को देख रही है तो जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो किस डायरेक्शन में लगेगा। पहले केस में फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा लेफ्ट की ओर। दूसरे केस में बॉडी इस ओर जाने को देख रही है तो फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, मतलब वो इस ओर लगेगा। दोनों केसेस में फोर्सेस की वैल्यू चेंज हो रही है। तो सीधी सी बात है फ्रिक्शनल फोर्सेस भी चेंज होंगे। तो पहले केस में मैंने फ्रिक्शनल फोर्स को ले लिया हूं F1, दूसरे केस में मैंने फ्रिक्शनल फोर्स को ले लिया हूं F2। सीधी सी बात है, एक बॉडी को पहले मैं ऊपर की ओर से इस ओर खींच रहा हूं। तो अब आप ऐसा हाथ में करके देखिए, आपके हाथ में कुछ ऐसा वजन रखिए और इसे थोड़ा सा ऊपर की ओर फोर्स लगा के 30 डिग्री के एंगल पे ऊपर की ओर फोर्स लगाना है, ऊपर की ओर फोर्स लगा के खींचने की कोशिश कीजिए। तो देखिए आपके हाथ में जो वजन है वो कम फील होगा। हमने क्या पढ़ा है, नॉर्मल रिएक्शन। जितना फोर्स आप बॉडी के ऊपर लगाओगे, अभी मैंने पूरा का पूरा इसके ऊपर रख दिया, तो इसका जितना वजन नीचे की ओर एक्ट कर रहा है उसको बैलेंस करने के लिए मेरे हाथ को ऊपर की ओर फोर्स लगाना पड़ेगा। सेकेंड सिनेरियो देखिए, अब मैं 220 न्यूटन का पुश लगा रहा हूं। अब मैं 30 डिग्री के एंगल में इसको दबाऊंगा। जब आप इसे दबा के धक्का मारेंगे तो आप हाथ में महसूस कीजिए, आपको ज्यादा भार महसूस होगा। ज्यादा भार महसूस हो रहा मतलब ज्यादा वेट हाथ में लग रहा है, तो मुझे नॉर्मल रिएक्शन भी ज्यादा लगाना पड़ेगा। तो जो पहला सिनेरियो है वहां पे जो नॉर्मल रिएक्शन लगेंगी उसकी वैल्यू कम रहेंगी एज कंपेयर टू दूसरा जो सिनेरियो है, वहां पे नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू ज्यादा रहेंगी। ये चीज समझ में आ रहा है यहाँ पे रिएक्शन क्यों चेंज हो रहा है। यहाँ पे रिएक्शन की वैल्यू इसलिए चेंज हो रही है क्योंकि आप फोर्स चेंज कर रहे हैं। पहले केस में आप इसे ऊपर की ओर खींच रहे हैं तो हाथ में वजन कम लग रहा है। हाथ में कम वजन लग रहा है मतलब मेरे हाथ को नॉर्मल रिएक्शन भी उतनी कम लगाना पड़ रहा है। लेकिन जब मैं दूसरे केस में दबा के फोर्स लगा रहा हूं तो क्या हो रहा है, ज्यादा फोर्स हाथ के ऊपर लग रहा है, तो उसे नॉर्मल रिएक्शन भी ज्यादा देना पड़ रहा है। तो यहाँ पे रिएक्शन की वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है। एक चीज जो चेंज नहीं होती वो क्या है, जो भी वेट ऑफ बॉडी होगा वो एक्ट करेगा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में करेगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तो मतलब मेरे पास यहाँ पे कितने सिनेरियोज बन रहे हैं, 2 सिनेरियोज बन रहे हैं। तो मैं दोनों के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बना लूं। पहला फ्री बॉडी डायग्राम किस तरीके से दिख रहा है,
पहले फ्री बॉडी डायग्राम में मेरी जो पहली फोर्स है वो है नॉर्मल रिएक्शन R1 जो ऊपर की ओर एक्ट कर रही है। दूसरी फोर्स है फ्रिक्शनल फोर्स F1 जो लेफ्ट साइड की ओर एक्ट कर रही है। वेट W जो नीचे की ओर एक्ट कर रहा है। और ये जो 180 न्यूटन दो टुकड़ों में टूटेगा क्योंकि 30 डिग्री पे एक्ट कर रहा है। एक होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक होगा वर्टिकल। तो ये जो पड़ोसी वाला है, हॉरिजॉन्टल वाला है, पड़ोसी है, मतलब क्या आएगा कॉस। तो आ जाएगा 180 कॉस 30। और ये दूर का रिश्तेदार क्या आएगा साइन, तो आएगा 180 साइन 30। आ गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। सिमिलरली सेकेंड वाले का फ्री बॉडी डायग्राम बना लो। आ रहा है। अब देखो वाली फोर्स को मैं नीचे की ओर लेके आया था लाइन ऑफ एक्शन के हिसाब से, मतलब ये इधर एक्ट करेंगे 220 न्यूटन की फोर्स। ये वाला एंगल अगर 30 है तो इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल भी कितना रहेगा 30। तो इसे दो कंपोनेंट में तोड़ेंगे। पहला हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये कितना आ जाएगा 220 cos 30। और ये दूर का रिश्तेदार 220 sin 30। उसके साथ ही क्या एक्ट कर रहा है, वेट ऑफ बॉडी एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। फ्रिक्शनल फोर्स F2 एक्टिंग राइट हैंड साइड। नॉर्मल रिएक्शन R2 जो एक्ट कर रहा है ऊपर की ओर। यानी फोर्स को मैंने नीचे शिफ्ट कर दिया था, तो मैंने इसे यहां पे भी तोड़ लिया। तो मेरे पास दोनों सिनेरियोज बन गए, केस 1 भी बन गया, केस 2 भी बन गया। मुझे यहाँ पे क्या निकालना है, वेट ऑफ बॉडी, उसको मैंने W से दिखा। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन तो सेम रहेगा क्योंकि बॉडी सेम है, तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी सेम रहेगा। हमने पढ़ा था ना, म्यू की वैल्यू रहती है F/R। तो ये फोर्स रिएक्शन एक दूसरे को बैलेंस करेंगे और एक कांस्टेंट रेशियो मेंटेन रखेंगे। तो दोनों सिनेरियो में म्यू की वैल्यू तो सेम रहने ही वाली है। तो उम्मीद है यहां तक किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होगी, यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। तो चलिए केस 1 सॉल्व करें। उससे पहले मैं दो चीजें जो निकालना हूं उसे लिख देता हूं। मुझे निकालना है वेट ऑफ बॉडी जो कैपिटल W है। मेरा कैपिटल W थोड़ा सा गरीब लग रहा है, बड़ा है, ठीक है ना। और दूसरा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जिसकी वैल्यू रहती है म्यू, ये निकालना है मुझे। दो चीजें निकालना है। चलिए हम आते हैं हमारे केस 1 पे। पहला केस कौन सी फोर्स है, पहला केस है मेरा पुलिंग फोर्स। व्हेन पुलिंग फोर्स ऑफ 180 न्यूटन acts at 30 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल। चलिए, तो यहां पे हमने पूरी चीजें दिखा के रखे। आप चाहो तो पूरी थियरी लिख सकते हैं। हियर R1 इज द नॉर्मल रिएक्शन, F1 इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। लिख ही देता हूं भाई। हियर R1 इज नॉर्मल रिएक्शन, F1 इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। W तो मैंने दिखाई दिया हूं, तो मुझे वो दिखाने की जरूरत है क्या, नहीं। या तो लिख दो W इज द वेट ऑफ बॉडी। किस तरीके से एक्ट कर रहा है ये हमने डायग्राम में वहां पे शो करके रखा हुआ है, तो मुझे यहां पे पूरा थ्योरी लिखने की जरूरत है क्या, नहीं। बॉडी जस्ट टेंड्स टू मूव, ठीक है। फिर से आपको कह रहा है जस्ट टू मूव इट, यानी कायम है लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में। तो आप लिखेंगे एज द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, एज द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम या लिमिटिंग इक्विलिब्रियम, देयरफॉर नेट फोर्स ऑन इट इज जीरो। यानी नेट फोर्स एक दूसरे को क्या कर देंगी, बैलेंस कर देंगी। तो ऊपर की ओर जाने वाली फोर्स इक्वल रहेंगी नीचे की फोर्स से, लेफ्ट साइड वाली इक्वल रहेंगी राइट साइड से। तो बताओ लेफ्ट की ओर कौन सी जा रही है, F1। राइट की ओर कौन सी जा रही है, 180 cos 30। तो बताइए 180 cos 30 कितना हो जाएगा, 180 इंटू cos 30, ये आ रहा है मेरे पास, F1 आ गया 155.88457। तो मैं उसे 4
न्यूटन लिख देता हूं। लिख दे तो ये आ गया आपके पास F1 की वैल्यू आ गई। फिर जितनी फोर्स ऊपर जा रही है उतनी फोर्स नीचे की ओर, तो क्या आ जाएगा R1 प्लस 180 साइन 30 ये इक्वल रहेगा W से। तो यहां से W की वैल्यू क्या आ जाएंगी R1 प्लस 90 आएगा, क्योंकि 180 इंटू साइन 30 होता है 1/2, तो आ जाएगा 90 आएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं, इसे मैं देता हूं इक्वेशन नंबर 1। और कुछ मैं यहां पे निकाल सकता हूं क्या, मुझे पता है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, तो F1 की वैल्यू का ऐसे इक्वल रहेगा म्यू R1 से। याद है ना F अपॉन R ये इक्वल रहता है म्यू से, तो F1 अपॉन R1 इक्वल रहेगा म्यू 1 से, मतलब F1 की वैल्यू रहेगा म्यू R1 रहेगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, तो यहां से मुझे क्या मिल जाएगा, यहां से मुझे मिल जाएगा म्यू R1 की वैल्यू आएंगी इक्वल टू F1 जो है 155.8846। ये सब निकाल के रख लेते हैं, आगे किसकी जरूरत पड़ेगी हमें पता है क्या। तो चलो केस 1 से हम जितनी चीजें निकाल सकते थे वो सब चीजें निकाल लिए। किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, यहां तक निकाल लिया सबने। अब हम आते हैं हमारे केस 2 पे। केस 2 क्या है, हियर R2 is normal reaction, F2 is force of friction, और कुछ लिखने की जरूरत है क्या, नहीं, W वगैरह तो हमने पहले ही बता दिया है। फिर से जितनी फोर्स लेफ्ट को जा रही उतनी इक्वल रहेंगी राइट से, तो F2 की वैल्यू कैसे इक्वल रहेंगी 220 cos 30 से। तो चलिए 220 cos 30 निकालिए, 220 इंटू कॉस 30। उम्मीद है आप लोग एंगल को डिग्री में रखे हुए होंगे। तो बताइए F2 की वैल्यू क्या आएंगी, F2 आ जाएगा 190.525588, तो हम लिख देते हैं 5 6, तो 5 का मैंने कर दिया 5 न्यूटन। हमें फोर्स न्यूटन में दी हुई है ना, हाँ न्यूटन में दी हुई है। आगे ये चीज, उसके बाद क्या करेंगे, जितनी फोर्स ऊपर की ओर जा रही है उतनी फोर्स नीचे की ओर जाएंगे। ऊपर की ओर कौन जा रहा है R2, नीचे की ओर कौन जा रहा है 220 साइन 30 प्लस W, यानी R2 की वैल्यू क्या आएंगी, या तो मैं यहां से W की वैल्यू निकालता हूं, क्यों निकाल रहा हूं आपको अभी समझ में आ जाएगा। तो W की वैल्यू क्या आएंगी, R2 जैसा था वैसा, यहां पे प्लस इधर जाएगा तो माइनस। अब क्या निकालना है 220 साइन 30, तो आ जाएगा 110 110 आएगा। कितनी इक्वेशन दे चुके हैं, 2, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3। फिर से कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का ऐसे इक्वल रहता है फोर्स डिवाइड बाय रिएक्शन, तो फोर्स की वैल्यू क्या रहेंगी म्यू इंटू आर, तो F2 की वैल्यू क्या रहेंगी म्यू R2 आएगा। F2 कितना है 190 पॉइंट, तो मैं लिख सकता हूं म्यू R2 की वैल्यू आ जाएंगी 190.5256 आ जाएंगे। तो ये हो गया मेरे लिए इक्वेशन नंबर 4। अब आप देखिए W के टर्म्स में, मैं वाली इक्वेशंस को इधर लेके आया हूं। चलिए दोनों को कंपेयर करो, दोनों सिनेरियो में वेट सेम है ना, हमारा वेट ऑफ ऑब्जेक्ट सेम है, तो इसका लेफ्ट हैंड साइड इसका लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो मैं कह सकता हूं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3
फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3 बताइए क्या मिलेगा, इसका क्या है वैल्यू, R1 प्लस 90, ये इक्वल आ जाएगा कैसे, R2 माइनस 110 से। मतलब यहां से क्या मिल जाएगा मुझे, यहाँ पे प्लस R1 इधर गया तो माइनस R1, तो R2 माइनस R1 इज इक्वल टू, यहाँ पे 110 माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में 110 प्लस 90 कितना हो जाएगा 200। तो मुझे R2 माइनस R1 की वैल्यू मिल गई, यहां से मिल गई। दोनों चीजों में आपको यहाँ पे भी म्यू दिख रहा है, यहाँ पे भी म्यू दिख रहा है। तो अगर मैं दोनों वैल्यू को डिवाइड कर दूं तो डिवाइड इक्वेशन 4/2, तो क्या मिलेगा, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड है म्यू R2, इसका लेफ्ट हैंड साइड है म्यू R1, ये इक्वल आ जाएगा, इसका राइट हैंड साइड है 190.5256 डिवाइड बाय इसका राइट हैंड साइड है 155.8846, दोनों में म्यू कॉमन है, म्यू म्यू कैंसल। तो बताइए यहाँ से R2 की वैल्यू क्या आ जाएंगी, यहाँ पे R1 डिवीजन में इधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में, अब ये दोनों वैल्यू को डिवाइड करो, 190.5256 इसे मैं डिवाइड करूंगा कैसे, 155.8846, तो मुझे आंसर मिलेगा 1.222222, इसे लिख देता हूं 1.2222 आ जाएगा। ये हो गया इक्वेशन नंबर 6। सब्स्टिट्यूट कर दो दोनों वैल्यूज को, तो फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6, तो फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6 क्या मिलेगा मुझे, R2 माइनस R1, R2 कितना है 1.2222, R1 माइनस R1 इज इक्वल टू 200, मतलब 0.2222 R1 इज इक्वल टू 200, तो R1 की वैल्यू क्या आएगा 200 डिवाइड बाय 0.2222, तो आ जाएगा 900.09 न्यूटन। ये आ गया मेरे पास रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन इन फर्स्ट सिनेरियो। तो इसी वैल्यू को 1.222 से मल्टीप्लाई कर दो, तो देयरफॉर R2 कितना आएगा 1.2222 इंटू 900.09, तो ये आ जाएगा 1100.08999 08999 न्यूटन आ जाएगा। क्योंकि आगे भी 9 आ रहा है, आप इसे 0 लिख के 1 कर सकते हैं, ठीक है, यानी आप इसको 900 कर सकते हैं। समझ में आ रहा है, ये आ रहा है 8999, तो इसको 9 को राउंड ऑफ करूंगा तो +1 करूंगा तो 10 हो जाएगा, +1 करूंगा तो 10 हो जाएगा, +1 करूंगा तो 9 हो जाएगा। तो आप इसे 09 भी लिख सकते हैं, ठीक है, आप इसे ऐसा भी लिख सकते हैं 9 न्यूटन। समझ में आया क्यों, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू क्या आ रही है 0.089999, इस तरीके से आ रहा है। तो देखो ये 9 है, इसको हटाना है तो राउंड ऑफ करूंगा तो ऐड 1 कर दूंगा अगले वाले में तो हो जाएगा 10, ऐड 1 हो गया तो हो जाएगा 10, ऐड 1 हो गया तो हो जाएगा 9, तो आ रहा है 0900, तो मैं इसे 0.09 भी लिख सकता हूं। मेरे पास नॉर्मल रिएक्शन 1 आ गई, नॉर्मल रिएक्शन 2 आ गई दोनों की वैल्यू। तब मैं म्यू निकाल सकता हूं क्या, आराम से निकाल सकता हूं। कैसे निकालेंगे म्यू, आप दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन यूज कर लो जिसमें म्यू और आर के बीच में रिलेशन हो। जैसे मैं ये दोनों को ले सकता हूं, ये है, तो आप लिखेंगे देयरफॉर इक्वेशन 2 से मैं क्या लिख सकता हूं, म्यू की वैल्यू आ जाएंगी 155.8846 डिवाइड बाय, यहाँ पे R1 मल्टीप्लीकेशन में इधर आएगा तो डिवीजन में, R1 कितना है 900.09, तो आ जाएगा 155.8846 डिवाइड बाय 900.09,
0.09। तो यहाँ पे म्यू की वैल्यू आ रही है 0.173187। तो मैं इसे 32 कर देता हूँ, आ गया। तो ये मिल गया मुझे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अब और कुछ निकालने का बचा है हमारा, W निकालने का बचा है। W भी निकाल लेते हैं। W की वैल्यू क्या है, R2 माइनस 110। ये आपको फिर से लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, हमें बार बार पीछे ना जाना पड़े, करके मैं लिख रहा हूँ। तो इक्वेशन 3 क्या बन जाएगा, W की वैल्यू है R2, R2 है 1100.09 माइनस 110। तो आ जाएगा 1100.09 माइनस 110, यानी यहाँ पे आ रहा है हमारे पास W की वैल्यू 990.09 न्यूटन। ये रहेगा आपके लिए आपका फाइनल आंसर। तो म्यू की वैल्यू आ रही है 0.1732 और ये आ रहा है 990.09। आ रहा है, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। देखिए W दूसरी वैल्यू से भी सेम आता है क्या, W R1 वाले से देखो, W की वैल्यू है R1 प्लस 90, सेम आ रहा है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, तो R1 प्लस 90 सेम आ रही वैल्यू। तो उम्मीद है याला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमने यहाँ पे कौन सा कंसेप्ट लगा और किस तरीके से इसे सॉल्व किया है। अब ऐसा करते हैं, हॉरिजॉन्टल बॉडी को लेके जाते हैं वर्टिकल प्लेन में, ठीक है। थोड़ा सा इंक्लाइन कर देते हैं बॉडी को भी, अभी तक हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर रखी थी, अब उसे थोड़ा सा इंक्लाइन कर देते हैं। तो लिखिए 200 न्यूटन block is at rest on a 30-degree incline. The coefficient of friction between the block and the incline is 0.20. Compute the value of horizontal force P that will cause motion to impend up the incline। तो देखिए क्या कह रहा है आपको हॉरिजॉन्टल पी निकालना है, दैट विल कॉज द मोशन टू इम्पेंड अप द इंक्लाइन, यानी आप ऐसी कितनी हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाओगे कि बॉडी ऊपर की ओर मूव करना शुरू कर सके। तो चलिए अब हमारी जो बॉडी है वो डिफरेंट कंडीशन में क्या कह रहा है, 200 न्यूटन का ब्लॉक रेस्ट कर रहा है 30 डिग्री इंक्लाइन पे। अभी तक बॉडी ऐसे हॉरिजॉन्टल के ऊपर लटकी हुई थी, अब कह रहा है जो सरफेस है ये खुद ही 30 डिग्री पे इंक्लाइन है। तो हमारा जितना डायग्राम है सब हम क्या करेंगे, 30 डिग्री पे इंक्लाइन कर देंगे। अब ये है मेरी बॉडी यहां पे है इस तरीके से। तो 200 न्यूटन का फोर्स, पहले तो वेट ऑफ बॉडी हमेशा कैसा एक्ट करता है, वर्टिकली डाउनवर्ड करेगा। तो यहाँ पे वेट ऑफ बॉडी एक्ट करेगा वर्टिकली डाउनवर्ड, जो है 200 न्यूटन का। अब आप देखिए ये जो एंगल है जितने पे ये एक्ट कर रहा है, ये भी कितने डिग्री का हो जाएगा, 30 डिग्री का। अब ये चीज आप समझिए,
ये है मेरा हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ये है मेरा वेट जो एक्ट कर रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड कर रहा है। अब मेरा हाथ मूव करेगा 30 डिग्री। कितना डिग्री मूव किया? 30 डिग्री। तो ये पेन भी कितने डिग्री की मूवमेंट करेगा? 30 डिग्री की। तो ये वर्टिकल के साथ कितना डिग्री मूवमेंट करेगा? 30 डिग्री। क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल के साथ मेरे हाथ ने 30 डिग्री का मूवमेंट किया, तो इसको जो परपेंडिकुलर वैल्यू है वो वर्टिकल के साथ कितने डिग्री का मूवमेंट करेंगी? 30 डिग्री का। उम्मीद है ये चीज आपको समझ गई होंगी कि अगर मेरा हॉरिजॉन्टल मूव करता है 30 डिग्री के साथ तो उसको परपेंडिकुलर वाला वर्टिकल के साथ कितने डिग्री की मूवमेंट दिखाएगा? 30 डिग्री की। अब याद रखिएगा, क्योंकि मेरा पूरा का पूरा डायग्राम 30 डिग्री से मूव हुआ है, तो मैं मेरी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों को भी कितने डिग्री से मूव कर दूंगा? 30 डिग्री से। तो अब मैं हॉरिजॉन्टल को लूंगा 30 डिग्री इंक्लाइन पे, वर्टिकल को भी लूंगा 30 डिग्री इंक्लाइन पे लेंगे। सेकेंड चीज क्या ऐड करेंगी? इस पे ऐड करेंगे एक नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन हमेशा कैसा होता है? नॉर्मल टू द सरफेस यानी परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो ये हो जाएगा आर, जो ऐड करेगा ऊपर की ओर करेगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं, हमेशा कैसा एक्ट करता है? नॉर्मल टू द सरफेस करता है। अब यहां पे क्या कह रहा है? आपकी फोर्स, एक हॉरिजॉन्टल फोर्स पी लगाना है जो ऊपर की ओर इसे ढकेले। तो मैं क्या करूंगा? यहां पे एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाऊंगा। अब हॉरिजॉन्टल फोर्स किस तरीके से लगेंगी? इसमें इस तरीके से लगेंगी हॉरिजॉन्टल फोर्स पी है। ये हॉरिजॉन्टल फोर्स पी इसके साथ कितने डिग्री का एंगल बनाएंगे? 30 डिग्री का बनाएंगे, क्योंकि आप देखिए ये है मेरी हॉरिजॉन्टल फोर्स पी है ऐसा, ये है मेरा सरफेस इस तरीके से आ रहा है और ये 30 डिग्री का एंगल है। तो यहाँ पे अल्टरनेट एंगल के हिसाब से ये भी कितने डिग्री पे एक्ट करेंगे? 30 डिग्री पे। या तो आप सादा ऐसा भी याद रख सकते हैं, आपका डायग्राम हॉरिजॉन्टल के साथ कितने डिग्री पे मुड़ा है? 30 डिग्री पे मुड़ा है। तो अगर मेरी ये फोर्स 30 डिग्री की एक्ट कर रही है तो सीधी सी बात है कितने डिग्री पे एक्ट करेंगे? हमारे इस सरफेस को 30 डिग्री पे एक्ट करेंगे, क्योंकि पूरा का पूरा डायग्राम कितने डिग्री से मूव हुआ है? 30 डिग्री से। या तो जेड वाला कंसेप्ट याद रखो, इसका लाइन ऑफ एक्शन में आगे लेके जाऊंगा तो यहाँ पे ये इधर आके कहीं पे जुड़ेगा, तो वहां पे कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? 30 डिग्री का। तो यहाँ पे भी कितने डिग्री का एंगल बनेगा मेरा? 30 डिग्री का। यानी फोर्स कितने डिग्री के एंगल पे मूव अप्लाई हो रही है? 30 डिग्री के एंगल पे। तो यहाँ पे सबसे हार्ड रहेगा जब भी बॉडी मूव हो जाए कुछ एंगल पे, तो आपके लिए डायग्राम बनाना सबसे ज्यादा हार्ड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है? पूरा का पूरा सिस्टम चेंज होते जा रहा है, हो रहा है। अब आप देखिए P ब्लॉक को आगे की ओर ढकेल रहा है, तो फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट होगा। तो इस मूवमेंट को रोकने के लिए फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में एक्ट होगा। और याद रखना फ्रिक्शन हमेशा कैसा एक्ट होता है? पैरेलल टू द सरफेस। ठीक है, तो ये जो सरफेस है इसको हमेशा पैरेलल एक्ट होगा, आपका फ्रिक्शन एक्ट होगा। समझा पक्के में? किसी को कोई दिक्कत नहीं? तो अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना चाहूं तो आपको क्या करना पड़ेगा? ये जो मेरी बॉडी बनाया हूं मैंने यहां पे, इस पे इसे एज अ वर्टिकल लेना पड़ेगा, इसे एज अ हॉरिजॉन्टल लेना पड़ेगा। आपने वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल के साथ कितने डिग्री का एंगल बना लिया है? याद रखिएगा 30 डिग्री का, क्योंकि मेरा डायग्राम 30 डिग्री पे टिल्ट था, मैंने एक्सिस को 30 डिग्री पे टिल्ट कर दिया। तो यहां पे ऊपर की ओर एक्ट कर रही है नॉर्मल रिएक्शन कर रही है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन देखो इधर से ऐसे एक्ट कर रही है, इसको लाइन ऑफ एक्शन में लेके जाऊंगा तो सामने आ सकती है। तो ये एक्ट कर रहा है मेरा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जो नया हॉरिजॉन्टल है 30 डिग्री के इंक्लाइन पे उस पे एक्ट कर रहा है। उसके बाद मेरी जो फोर्स पी है इसका लाइन ऑफ एक्शन में इधर की ओर लेके जा सकता हूं। तो ये यहां पे अगर 30 डिग्री का एंगल बना रहे तो यहाँ पे भी कितने का बनाएंगे? 30 डिग्री का एंगल बनाएंगे। अब ये जो 30 डिग्री का एंगल है मैं इसे दो पार्ट में तोड़ सकता हूं। पहला क्या आएगा? एक आएगा पड़ोसी जो रहेगा कॉस, तो जो इस ओर वैल्यू जा रही है वो क्या आ जाएंगे? पी कॉस 30। और एक ये जो दूर के रिश्तेदार की ओर टूटेगा जो रहेगा P साइन 30।
रहेगा। वेट भी देखो कितने डिग्री पे एक्ट कर रहा है, 30 डिग्री पे, तो वेट भी दो भागों में टूटेगा। एक रहेगा पड़ोसी जो आएगा W cos 30, एक आएगा दूर का रिश्तेदार जो आएगा W sin 30। अब एक बार फिर से देखिए, ये है सरफेस जो टिल्ट है 30 डिग्री के एंगल पे है, और ये रखा हुआ है इसके ऊपर रखा हुआ है। फोर्स जो वेट होता है वो हमेशा सेंटर ऑफ ग्रेविटी से वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करता है। तो अगर मैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ऐसा मानूं वर्टिकल को, तो ये बरोबर नीचे की ओर आ रहा है। बट अब जो मेरा डायग्राम है वो कैसा है, 30 डिग्री का चेंज है। अगर ये सरफेस ऐसा रखा हुआ होता, ठीक है, ऐसा अगर सीधा रखा हुआ होता है, सीधा ड्रॉ कर रहा हूं मैं, ये अगर हॉरिजॉन्टल पे रखा हुआ होता तो ये वेट कैसा एक्ट करता, परपेंडिकुलरी, परपेंडिकुलर डाउनवर्ड करता। मैंने इसे मूव कर दिया ऊपर की ओर किया, ये वेट अभी भी एक्ट कर रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड। बट याद रखना कि ये अगर हॉरिजॉन्टल में एंगल बन रहा है थीटा, पहले ये 0 था तब भी ये नीचे की ओर एक्ट कर रहा था, अब ये कितने डिग्री पे एक्ट कर रहा है, थीटा की डिग्री पे। हॉरिजॉन्टल के साथ कितने डिग्री का एंगल बना, थीटा का, तो वेट वर्टिकल के साथ सेम एंगल बनाता है। तो इस केस में वेट, अगर मैं ये नॉर्मल टू द सरफेस ड्रॉ करूं, उसके साथ कितने डिग्री बनाएगा, 30 डिग्री। तो इसके अगर मैं दो कंपोनेंट तोड़ूंगा, तो ये W है, तो ये पहला आ जाएगा W cos 30 डिग्री, और यहां से नीचे की ओर आ जाएगा W sin 30 डिग्री आएगा। समझा पक्के में सबको, W को कैसे तोड़े, W कैसा एक्ट कर रहा है, कुछ भी रश मत करो, आराम से समझो। सेकंड क्या है, मुझे पता है हमेशा नॉर्मल रिएक्शन एक्ट होती है सरफेस पे, नॉर्मल रिएक्शन हमेशा परपेंडिकुलर होती है सरफेस को, तो R ये एक्ट करेगा नॉर्मल टू द सरफेस। नॉर्मल टू द सरफेस है तो सरफेस को नॉर्मल तो परपेंडिकुलर है, तो चलो यही लाइन पे आ रहा है जो हमारी परपेंडिकुलर वाली लाइन है, आ रहा है, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं। तीसरी फोर्स एक्ट हो रही है, ठीक है, एक फोर्स P जो कैसी है, हॉरिजॉन्टल फोर्स है। हमें दिख रहा है ये जो वर्टिकल और नया हॉरिजॉन्टल है, ये जो हमने नया डायग्राम बनाया उसके लिए ये है हमारे लिए वर्टिकल, ये है हमारे लिए हॉरिजॉन्टल। ये पुराने वालों के साथ कितने डिग्री के एंगल पे है, 30 डिग्री के एंगल पे। तो मैं अगर इसे एक्सटेंड करके लेके जाऊंगा तो ये जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है ये भी कितने डिग्री का एंगल बनाएंगे, 30 डिग्री का विद द न्यू हॉरिजॉन्टल। क्यों, क्योंकि ये जो नई हॉरिजॉन्टल है ये पुरानी हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रही है। तो जो फोर्स P एक्ट हो रही है यहां पे, ठीक है, तो जो फोर्स P एक्ट हो रही है, जो अभी कैसी एक्ट हो रही है, हॉरिजॉन्टली, ठीक है, असल में हॉरिजॉन्टली, वो हमारी इस नई हॉरिजॉन्टल के साथ, क्योंकि हमारा सरफेस को हमने इंक्लाइन कर दिया, कितने डिग्री का एंगल बनाएंगे, 30 डिग्री का। तो मैं इसे जब एक्सटेंड करूंगा तो वर्टिकली अपोजिट एंगल के हिसाब से इधर भी कितने डिग्री का एंगल बनाएंगे, ये 30 डिग्री का। तो आप चाहो तो ऐसा दिखा सकते हो इस फोर्स को कि ये फोर्स P है जो एक्ट कर रही है 30 डिग्री के एंगल पे। समझ में, इजी है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब अगर आप फोर्स को नीचे से ऊपर की ओर धक्का मार रहे हैं तो फ्रिक्शन उसका अपोजिट एक्ट करेगा, और याद रखना फ्रिक्शन हमेशा एक्ट करता है पैरेलल टू द सरफेस करता है, तो F की वैल्यू इस ओर को आएंगे, क्योंकि P ऊपर की ओर धक्का मार रहा है तो F नीचे की ओर लेके आएगा। तो इतनी फोर्सेस यहां पे एक्ट कर रही है। तो असल में ये था मेरा हॉरिजॉन्टल, सॉरी वर्टिकल, ये था मेरा हॉरिजॉन्टल। बट
यहां पे सरफेस हो गया है इंक्लाइन। कितने डिग्री से? 30 डिग्री से। 30 डिग्री से इंक्लाइन होने की वजह से मेरा जो नया हॉरिजॉन्टल है वो पुराने हॉरिजॉन्टल के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाएगा? 30 डिग्री का बनाएगा। और जो मेरा नया वर्टिकल है वो इस पुराने वर्टिकल के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाएगा? 30 डिग्री का। उम्मीद है अब समझ में आ रहा होगा। तो नॉर्मल रिएक्शन हमारे इस नई वर्टिकल पे एक्ट कर रहा है, उसको तोड़ने की जरूरत है क्या? नहीं। फ्रिक्शनल फोर्स हमारे नए हॉरिजॉन्टल पे एक्ट कर रहा है, उसे तोड़ने की जरूरत है क्या? नहीं। पी फोर्स मेरे पुराने हॉरिजॉन्टल पे एक्ट कर रहा है, इसे तोड़ने की जरूरत है क्या? हाँ। तो हम इसे तोड़ देंगे। पहला तोड़ेंगे पड़ोसी जो होगा कॉस, दूर का रिश्तेदार जो होगा साइन। होगा? किसी को कोई दिक्कत नहीं। डब्लू मेरे पुराने वर्टिकल में एक्ट कर रहा है, तो उसे तोड़ेंगे क्या? हाँ, नए वर्टिकल पे लेके आएंगे। पड़ोसी कॉस, दूर का रिश्तेदार साइन। तो उम्मीद है ये फोर्सेस तोड़ना सबको जम गया होगा। तो जब भी अब आपका बॉडी चेंज हो जाए, कुछ एंगल बना ले, तो कंफ्यूजन तो नहीं होगा। समझ में आ गया? हम क्या करेंगे? हम नया हॉरिजॉन्टल नया वर्टिकल ड्रॉ करेंगे और उस हिसाब से हम फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आ गया? सेम लॉजिक लगाओ। जितनी फोर्स नए लेफ्ट में आ रही है उतनी फोर्स नए राइट में रहना चाहिए, जितनी फोर्स नए ऊपर की ओर जा रही है उतनी फोर्स नए नीचे की ओर जाना चाहिए, क्योंकि बॉडी का है इक्विलिब्रियम में। कौन से इक्विलिब्रियम में? लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में है। तो उम्मीद है ये चीज समझ में आ गया होगा सबको। किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। और यहाँ पे हमें कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी दिया हुआ है 0.20 दिया हुआ है। आराम से डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे। डायग्राम समझ गया होगा, ऐसा मैं समझ के चल रहा हूं। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? हियर वेट ऑफ ब्लॉक, जिसको हमने डिनोट किया है W से, जो है 200 न्यूटन। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ये है 30 डिग्री। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है 0.20। आपको निकालना है हॉरिजॉन्टल फोर्स P की वैल्यू। R है यहां पे नॉर्मल रिएक्शन, F है यहां पे फ्रिक्शनल फोर्स। उम्मीद है समझाऊंगा सबको। तो यहाँ पे W है हमारे पास 200 न्यूटन। ये यहाँ पे नहीं लिखता हूँ, यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। W है हमारे पास 200 न्यूटन, म्यू है हमारे पास 0.20। और कुछ दिया हुआ है क्या? और कुछ भी नहीं दिया हुआ है। तो आप लिखेंगे एज, आप देखो अगर आपको कभी भी कंफ्यूजन होता है ना कि यार यहाँ पे क्या थियरी लिखूं, कुछ नहीं करना, यहां से कॉपी यहां पे पेस्ट। बस थोड़ा सा माइन्यूट चेंज करके। तो आप लिखेंगे एज द हॉरिजॉन्टल फोर्स P will cause motion to impede up the incline, that is the body is in limiting equilibrium या तो is in equilibrium, therefore net force should be equals to 0। यानी नेट फोर्स कितनी होनी चाहिए? 0। मतलब जितनी फोर्स ऊपर जा रही R वो इक्वल रहेगा जितनी फोर्स नीचे आ रही, यानी W cos 30 प्लस P sin 30। W की वैल्यू है हमारे पास, W कितना है? 200। तो आ जाएगा 200 cos 30 प्लस P sin 30। तो चलिए बताइए क्या मिलेगा आपको?
यहां से हमें आर मिल जाएगा 200 cos 30। ये आ जाएगा 173.20508, तो 2051 ले लेते हैं। फोर्थ न्यूटन में दी हुई है ना, हाँ न्यूटन में दी हुई है, तो यहाँ पे आ जाएगा न्यूटन बाई प्लस पी साइन 30। साइन 30 कितना हो जाएगा 1/2, तो इसे लिख देता हूँ p/2। अभी को इसको ऐसे ही लिख के छोड़ देते हैं, देखते हैं आगे कुछ वैल्यू कटती है क्या। कटती रहेंगी तो हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सेकेंड, हमारा जितना फोर्स राइट को जा रहा है उतना ही फोर्स लेफ्ट को जाएगा, मतलब P cos 30 ये इक्वल रहेगा F प्लस W साइन 30 से। cos 30 तो आ जाएगा 0.866025, जीरो ले लेते हैं। P ये इक्वल आ जाएगा F प्लस W कितना है 200 साइन 30। साइन 30 हो जाएगा 1/2, यानी आ जाएगा 100। आ जाएगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। इसे मैं देता हूं इक्वेशन नंबर 2। और कोई रिलेशन हमें पता है क्या? पता है, म्यू क्या रहता है? म्यू होता है एफ अपॉन आर। तो एफ की वैल्यू क्या ऐसे इक्वल रहेंगी म्यू आर से। ऑल्सो एफ ये इक्वल रहेगा म्यू आर से, यानी एफ की वैल्यू रहेंगी 0.20 आर। नॉर्मल रिएक्शन हमें दिया हुआ है क्या? नहीं। तो अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमें निकालना क्या है? यहाँ पे हमें निकालना है P की वैल्यू। चलो हमें P निकालना है। तो चलो पहले यहाँ से P को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, क्योंकि 1 और 2 में ही P दिख रहा है मुझे। चलिए बताइए क्या मिलेगा। R इक्वल आ जाएगा 173.2051 प्लस P। P की वैल्यू क्या आएंगी यहाँ से? F प्लस 100, यहाँ पे वैल्यू मल्टीप्लीकेशन में, इधर जाएगा तो डिवीजन में 0.8860, और यहाँ पे पूरी की पूरी P की वैल्यू काय से डिवाइड हो रही है? 2 से। तो यहाँ पे डिवीजन में आ गया 2, ये भी वैल्यू डिवीजन में थी, यानी दोनों एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई हो जाएंगे। समझ में आया क्या किया हम लोगों ने? यहाँ पे हमने इसे सब्स्टिट्यूट कर दिया यहाँ पे। उसके बाद हमें क्या निकालना पड़ेगा यहाँ पे? नेक्स्ट हम F को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं या R को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। चलो हम F को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। F की वैल्यू है 0.20 R। सब्स्टिट्यूट कीजिए तो क्या मिलेगा आपको? R, या तो यहाँ पे वैल्यू डिवीजन में इसे मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। कितनी वैल्यू है? 0.8660 इंटू 2, तो ये वैल्यू आएंगी 1.732। तो यहाँ पे 1.732, इसकी वैल्यू है 1.732, वाली वैल्यू डिवीजन में मल्टीप्लाई कर दो। तो 8 से जब मल्टीप्लाई होंगे तो कितना आएगा? 1.732 आर प्लस, अब ये 1.732 ये मल्टीप्लाई होगा इस वैल्यू से, कितना है? 173.2051। तो कितना मिलेगा हमें? 2 is equals to 299.9912 प्लस यहाँ पे 1.732 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा F प्लस 100। और मैंने आपको बताया F के जगह हम क्या वैल्यू यूज करने वाले? F के जगह हम यूज करने वाले 0.20 R। तो कहाँ से लाए वाली वैल्यू? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 से लाए। तो प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा, कैलकुलेशन कैसे कर रहे हैं समझ रहा है सबको? तो बताइए क्या मिलेगा यहाँ पे? 1.732 R, यहाँ पे प्लस 0.2, इधर गया तो माइनस 0.2, तो कितना मिलेगा आपको? 1.532 R इज इक्वल टू, यहाँ पे 100 ऐड हो जाएगा 299 में तो आ जाएगा 3
99.9912। तो यहाँ से हम आर की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या? बड़े आराम से निकाल सकते हैं। बताइए तो आर कितना मिल जाएगा आपको? आर मिल जाएगा 399.9912। यहाँ पे वैल्यू मल्टीप्लीकेशन में इधर जाएंगी तो डिवीजन में 1.532। 1.532 से डिवाइड करेंगे किसको? 399.9912 को। तो आ जाएगा आपके पास आर की वैल्यू 261.09086। तो इसे कर लेते हैं हम 09 कर लेंगे। तो इतने न्यूटन का फोर्स लग रहा है। समझा क्या कि 09086 था तो मैंने उसको 0909 कर दिया, यानी ऐड 1 कर लिया पिछले वाले में। कर लिए तो आर की वैल्यू मिल गई। एक बार आर मिल गया तो आप इक्वेशन 1 यूज करके आराम से वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहां से मैं इक्वेशन 1 को क्या लिख सकता हूं? 1 को लिख सकता हूं यहाँ पे P जैसा था वैसा। यहाँ पे 2 डिवीजन में इधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन तो आ जाएगा 2r प्लस 2 इंटू दिस वैल्यू। तो 2 इंटू और इधर साइड जाएगा तो हो जाएगा माइनस। मैं आपको समझा ही देता हूँ एक बार अच्छे से। देखिए हमें का इक्वल निकालना है? P की निकालना है। तो P ये है, P के डिवीजन में 2 है, 2 को हटाना है, पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो 2 इंटू आर हो जाएगा 2r हो जाएगा। ये भी वैल्यू हो जाएंगी 2 से मल्टीप्लाई, लेकिन यहाँ पे प्लस में, इधर जाएंगी तो माइनस में। और 2 इंटू 173.2051 इसको करूंगा तो कितना मिलेगा? यहाँ पे मिलेगा 346.410 मिलेगा। तो आपको ये पहले लिखना है कि इक्वेशन 1 को मैंने क्या किया, हमने पहले ही कर लेना चाहिए था। वहां पे 2 डिवीजन में था पी के, हमें पी निकालना था तो पी को हमेशा खाली कर लिया करो। तो इस तरीके से मिलेगा। वैल्यू को कर दीजिए सब्स्टिट्यूट। तो पी की वैल्यू क्या आ जाएंगे? 2 इंटू आर, आर है 261.0909 माइनस 346.410। तो चलिए निकाल लेते हैं। क्या करना है? 2 इंटू 261.0909 माइनस 346.4102। तो हमें यहाँ पे P की वैल्यू मिल रही है 175.7716 न्यूटन, और हमें यही P की वैल्यू फाइंड आउट करना था। तो उम्मीद है सबको समझ में आया होगा किस तरीके से निकाले आप लोगों ने इसे। प्लीज थोड़ा सा इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि जब भी बॉडी इंक्लाइन होती है हम लोग क्या कर ले रहे हैं, अब नया हॉरिजॉन्टल बना ले रहे हैं, नया वर्टिकल बना ले रहे हैं। उससे क्या होता है, हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो उम्मीद है वाला टॉपिक सबको समझ में आया होगा। अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहे, यूजफुल लग रहे, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर करते जाइए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। हम लोग मिलेंगे कल, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।